हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में एरो प्रीलिम्स एग्जाम को निकालने के लिए बुक लिस्ट के बारे में बात करने वाला हूं, जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसके बारे में बात करने वाला हूं कि अब आपको फर्दर यहां से स्पेशली यूपी पीसीआर 2024 के प्रीलिम्स के पेपर के होने के बाद किस तरह से आगे चीज़ों को करना है, तो उसके बारे में वन बाय वन बात करूंगा। शॉर्ट वीडियो होगा, 8-10 मिनट का तब भी जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शामिल करने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, ढंग से समझ लेना और पेन और कॉपी लेकर के बैठना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक हम्बल, सो दैट जहाँ पर भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप नोट कर सकें एंड देन फिर उस चीज़ को प्रोसीड कर सकें आगे। सबसे पहले अगर बात की जाए बुक लिस्ट की, देखिए काफ़ी लोगों को परेशानी है कि जो यूपी से 2024 का प्रीलिम्स हुआ है उसके बाद अब जो आपका पढ़ने का तरीका था या जो चीज़ें आप जिस तरह से या जिन सोर्सेज से पढ़ते थे उनसे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, काफ़ी एक अजीब सा फियर सा हो रहा है पेपर को लेकर के, और ये लग रहा है कि अब आरओ में पता नहीं क्या ही पूछेंगे, क्योंकि जनरली अगर आप आरओ के पेपर को यूपी पीसीएस के कंपैरिजन में देखोगे तो आरओ का पेपर थोड़ा सा टफ सा होता है, जो कि एक सच्चाई भी है, रियलिटी है। ये थोड़ा सा रैंडम पेपर होता है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन वो आती हैं, लेकिन एग्जाम तो फिर यही है, परीक्षा फिर यही है आपकी। तो अब किस सब्जेक्ट के लिए कौन से सोर्सेज पिक करें, देखो एक बात मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूं। जैसे ही यूपी पीसीआर 2024 का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है उसके बाद काफी लोगों को लग रहा है कि अब घटना चक्र और पीवाईक्यू की कोई रोल नहीं रह गया, ल्यूसेंट की कोई वैल्यू नहीं है, घटना चक्र ल्यूसेंट पढ़ने से नहीं होगा। यहीं पर लोग मिसइंटरप्रेट करते हैं चीजों को, मैंने आपको पहले भी बताया है, सिर्फ घटना चक्र और ल्यूसेंट पढ़ने से नहीं होगा, लेकिन घटना चक्र और ल्यूसेंट पढ़ना हेल्प बहुत करता है, आपकी जो प्रोसेस है उसको आसान कर देता है, क्योंकि वहां पर आपको सॉल्व पीवाईक्यू देखने को मिल जाते हैं घटना चक्र में, और कहीं ना कहीं वो जो इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपके आराम से निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र ल्यूसेंट पढ़कर जाओगे तो आज की डेट में आयोग का एग्जाम निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो चाहे वो आरओ एआरओ का प्रीलिम्स हो। तो ये क्वेश्चन जितने भी लोगों के डाउट दिमाग में आता है कि क्या सिर्फ घटना चक्र पढ़ने से हो जाएगा, डेफिनेटली नहीं होगा। सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ने से हो जाएगा, डेफिनेटली नहीं होगा। आपके 50-60 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, 55 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, बट आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे, नो मैटर आप करंट अफेयर्स में कितने अच्छे हो। पहले ये होता था कि आपने अगर घटना चक्र को अच्छे से कर रखा है और आप करंट अफेयर्स में मोर देन एवरेज सही कर ले जाते हो तो आराम से आपका निकल जाता था। 21-22 तक ये चीज चलती थी, 2022 तक अगर आप पेपर देखोगे यूपी पीसीएस का तो ऐसा होता था कि ये चीज कहीं ना कहीं चलती थी, लेकिन अब ये आपकी नहीं चलेगी। 2024 के पेपर में आपने ये चीज विटनेस कर ली है और फर्दर अब जो आपका आरओआर का पेपर में होगा उसमें भी आपको ये चीज देखने को मिलने वाली है। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मतलब जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं घटना चक्र से वो डेफिनेटली हेल्प करेंगी, लेकिन सिर्फ पेपर निकालने में उससे आपको हेल्प नहीं मिलेगी। तो करना क्या है, तो कौन सी ऐसी बुक लिस्ट है या कौन सी ऐसी किताबें हैं, सोर्सेस हैं जिनको अगर हम कम से कम पढ़ लें तो कम से कम हमारी जो तैयारी है वो फुल प्रूफ हो। एग्जाम में जब हम बैठे तो हमारे साथ ये ना हो जो आपके साथ हुआ 22 दिसंबर को, पेपर देखने के बाद समझ ही नहीं आ रहा था। सबसे पहले अब जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें एक ध्यान से चीज को समझिए। अब आपसे आयोग ये रिक्वायर कर रहा है, उसकी ये डिमांड है आपसे कि आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को रटने का स्किल ना रखते हो, आपको सिर्फ जो फैक्ट्स हैं वो सिर्फ वही ना याद हो, आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो, आप चीज़ों को एनालाइज कर पाएं, आपका एनालिटिकल माइंड हो। वहां पर अगर आप पेपर में देखोगे यूपी पीसीएस के तो आपके 70 से 68 क्वेश्चंस, 68 से 70 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मल्टी स्टेटमेंट वाले हैं, जिसमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे हैं जो वन लाइनर टाइप हैं, जो डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि ये क्या था ये क्या था, जैसे वाइटमैन्स टाइप के कुछ क्वेश्चन है। उसके अलावा जो बाकी के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो भी आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो क्रोनोलॉजी सेट करनी होती है उस टाइप के हैं, या फिर जो मेजॉरिटी के क्वेश्चन है वो आपके मैच द फॉलोइंग में, आपको 4 चीजें दी गई हैं, उसमें आपको मैच द फॉलोइंग में लगाना है और बताना है। तो अब आप देख रहे हो इससे क्या हुआ, ये जो सारी चीजें हुई हैं, मल्टी स्टेटमेंट आने लगी है, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं, जो क्रोनोलॉजी में लगाने लगे हैं। तो क्रोनोलॉजी में जैसी चीजों को लगाने को बोला जाता है ना, वहां से एक तो आपका एलिमिनेशन का स्किल बहुत जरूरी होता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये होता है कि आपकी फैक्चुअल नॉलेज कितनी स्ट्रांग है। भाई आपको अगर 4 इवेंट्स जो हुई हैं उनको अगर क्रोनोलॉजी में सेट करना है तो आपको कम से कम जो डेट एग्जैक्ट है, जो ईयर एग्जैक्ट है, वो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये इस दिन फलाना फलाना हुआ था। अगर आपको 4 में से 2 भी नहीं मालूम है तो आप एलिमिनेट भी कैसे करोगे, एलिमिनेट करने के लिए भी आपको यूनिट सम नॉलेज ना, तो ये आपको समझना पड़ेगा। जो मल्टी स्टेटमेंट वाले 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 क्वेश्चन पेपर में यूपी पीसीएस के आए तो उसमें 70 के आसपास क्वेश्चन ऐसे थे जो मल्टी स्टेटमेंट वाले थे। जब 70 क्वेश्चन मल्टी स्टेटमेंट वाले हैं तो आपको कॉम्प्रिहेंशन की जो पावर है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका है, वो बहुत तगड़ा होना चाहिए, मतलब आप चीजों को जल्दी जल्दी पढ़ पाओ, तब तो आप स्कैन करोगे, तब तो उसमें दिमाग लगाओगे कि आपको आता है या नहीं। तो इस वजह से पेपर लेंदी था, और कहीं ना कहीं आपको अगर पेपर को मैनेज करना नहीं आता है, टाइम को मैनेज करना नहीं आता है, तो आप 2 घंटे में यानी कि 120 मिनट में, जिसमें से 4-5 मिनट आपके और इधर उधर लग जाते हैं साइन वाइन करने में, आप कहीं ना कहीं 115 मिनट में 150 क्वेश्चन को डील ही नहीं कर पाओगे। इसी वजह से आप देखोगे कि जो 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है 2024 में, इसमें लोगों के अटेम्प्ट बहुत कम है, 124, 130, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके 130 या 35 सीरियस अटेम्प्ट हैं। तो इसीलिए ये ऐसा हुआ क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि अब जो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं उसमें आपको समझ समझ के पढ़ना होगा, सिर्फ रटने से काम नहीं बनेगा। क्या रटना, सिर्फ रटना पड़ेगा? नहीं, आपको समझना भी पड़ेगा चीजों को, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ समझना पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा। मतलब यूपी पीएससी की एक बहुत खास बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
यूपीपीएससी के एग्जाम में, चाहे वो आरओ हो चाहे वो यूपीपीएसएस हो, जो फैक्ट होते हैं वो हमेशा क्रूशियल रहेंगे। कितना भी ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपसे मांगने लगे, कितना भी ये कॉन्सेप्ट देने लगे, मल्टी स्टेटमेंट आपको देने लगे या क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन देखने लगे, ये आपको डेट्स ईयर्स फैक्ट पूछेंगे ही पूछेंगे। और अगर आपको यूपीपीएससी का कोई एग्जाम निकालना है, चाहे वो यूपीपीएसएस हो चाहे वो आरओ प्रीलिम्स वगैरह, इसमें आपको हर हालत में अपने फैक्ट्स पर कमांड करनी पड़ेगी। अगर कोई डेट है, कोई ईयर है, एग्जैक्ट आपको याद हो। अगर कन्नौज के युद्ध की बात हो रही है तो वो अगर 1540 है तो एग्जैक्ट आपको याद हो कि ये 1540 है। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप सोचें कि हाँ थोड़ा सा वो 1540 के आसपास था, 1538 भी हो सकता है, 1542 भी हो सकता है, नहीं, एग्जैक्ट याद हो। इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट डेज हैं तो आपको एग्जैक्ट याद हो कि हाँ ठीक है 1 मई को हम ये बनाते हैं, 5 मई को ये बनाते हैं, 21 मार्च को ये बनाते हैं, 25 मई को हम ये बनाते हैं, थायराइड डे हो गया, डायबिटीज डे हो गया, जितने भी इस तरीके के डे हैं कब बनाते हैं एकदम पता हो। ऐसा नहीं है कि आपको डाउट हो रहा है कि डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये जब चीज़ आपने समझ ली कि आपसे पेपर डिमांड क्या कर रहा है, देखो जितना भी मैंने आपको अभी बताया हुआ है अभी स्टार्टिंग के 5 मिनट में, ये सबसे क्रूशियल था। बहुत से लोगों ने इसको स्किप कर दिया होगा, तो वो उन्होंने जो मेन क्रक्स है चीज़ का वो समझ लो स्किप कर दिया। किताबें मार्केट में आपको आराम से मिल जाती हैं, आप किताबें आपको 10 लोग बता देंगे, आपने पहले भी सुनी होगी, आगे भी सुनते रहोगे, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं। जो पेपर का पैटर्न है, जो ट्रेंड है, उसको समझना बहुत जरूरी है और उसके हिसाब से तैयारी करनी है। अब आपने ये तो समझ लिया कि ठीक है हमें थोड़ा सा 1-2 लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, जो भी चीज़ें वगैरह हैं, जो फैक्ट हैं, वो हमको अच्छे से पढ़ने हैं। अब मेन बात ये कि ये कैसे पता चले कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए आज भी मैं आपको, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं आपको जो अब यहां से वीडियोस में बनाऊंगा उसमें मैं आपको प्रॉपर पेपर की एनालाइज करके बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको ढंग से हर सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि हिस्ट्री में अगर ये 15 क्वेश्चन थे तो ये मेडिवल के क्वेश्चन यहां से थे, इसमें क्या वो पूछना चाह रहे थे, कहां से था और कैसे आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो वो सब तो डिकोड जो करना है वो तो मैं करता रहूंगा, लेकिन आप अभी एक मेन चीज ये समझ लीजिए कि जो पीवाईक्यू के टॉपिक्स, चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट थीम है वो ही आपसे पूछी जा रही है। गेम ये हो गया है कि अब उसमें से आपसे ढंग से पूछा जा रहा है, इन डेप्थ पूछा जा रहा है। पहले क्या होता था, मान लीजिए सिर्फ अकबर है, अब अकबर के आपने 2-4 फैक्ट पढ़ लिए, बस आप आगे बढ़ गए, उसी में से पूछ लिया जाता था, आप खुश रहते थे, चीजें आपको एग्जाम में मिल जाती थी। अब क्या है, उन्होंने अकबर के बारे में भी डिटेल पूछा है कि उस टाइम पे और कौन सी चीज़ें हो रही थी। अगर उनके टाइम पर उनके साथ में कोई बैरम खान हुआ करते थे तो उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अगर अब्दुल खान खाना हुआ करते थे तो उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरीके से मतलब जिस भी टॉपिक या थीम जो आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलती है, आयोग के जो एग्जाम वगैरह होते हैं, जैसे वो आरओ का एग्जाम हो या यूपीपीएससी का एग्जाम हो, तो उन टॉपिक, उन थीम को आपको तैयार करना है, सिर्फ बुक से नहीं होगा। जैसे आपने बुक लिस्ट ली, बुक लिस्ट अभी मैं आपको यहाँ से शुरू करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। जो बुक लिस्ट है उसमें से आप पढ़ोगे क्या, आप ऐसा नहीं करोगे कि आपने लक्ष्मीकांत उठाई और फर्स्ट पेज से लेकर के आप 700 पेज तक 1 बाय 1 पेज 1 बाय 1 पढ़ रहे हो और डेली के डेली आप ये सोच रहे हो कि हम 20 दिन डेली 20 पेज जो है वो हम डेली पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यूपीपीएसएस का भी आरओ का भी, इनके प्री मेंस के, जैसे 2017 तक जब 2 पेपर होते थे मेंस के और ऑब्जेक्टिव होता था, उनके पेपर को निकालिए। इधर 10-15 साल का यूपीपीएसएस का प्री का और आरओ के जो प्री और मेंस के पेपर हैं, क्योंकि मेंस वहां पर जो जीएस का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होता है। उनमें जो जो टॉपिक्स पूछे गए हैं उनको आपको ढंग से पढ़ना है। पढ़ना कहां से है, स्टैंडर्ड सोर्सेज से। वो स्टैंडर्ड सोर्सेज कौन से हैं, हर सब्जेक्ट का मैं 1-1 2-2 आपको किताब बता देता हूं, उन सोर्स को आप पिक कर लो। 2 ऑप्शन दूंगा, इंग्लिश वालों का भी दूंगा, हिंदी वालों को दूंगा, तो इसमें कोई प्रश्न नहीं रहेगा इस तरीके का कि हिंदी वाले क्या करें, इंग्लिश वाले क्या करें। अपने हिसाब से आप देख लेना कि आपको किसकी लैंग्वेज अच्छी लग रही है और इनमें से वो टॉपिक निकाल के पढ़ लेना। और वो टॉपिक पढ़ते जाओगे, आप देखोगे धीरे धीरे आपकी जो क्लैरिटी है वो आती जा रही है और आपके नंबर बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसा कुछ बहुत मतलब ऐसा नई चीज नहीं थी कि जो आपकी सोर्सेज में है नहीं। बस प्रॉब्लम ये है कि इंसान उस तरह से उस समझ के साथ नहीं पढ़ता है, या जो फैक्ट होते हैं उनको इंसान ने उस तरह से रिटेन नहीं किया, उस तरह से याद नहीं किया, और वही चीजें पूछ ली गई। करंट अफेयर्स में भी यही चीज आपको देखने को मिली कि फैक्ट्स बहुत ज्यादा आपसे डेट्स वगैरह पूछी गई थी, क्रोनोलॉजी सेट करने को दे दी गई थी। और अब ये भी बात आ रही है कि जो तरीके के इररिलेवेंट क्वेश्चंस थे जिसमें एकदम से ईयर या डेट्स पूछे गए थे, क्रोनोलॉजी में सेट करना था, तो उनकी क्या तुक बनती है, उनका तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, ऐसा फालतू के क्वेश्चन थे, रिलेवेंट क्वेश्चन थे। देखिए उनको पेपर को टफ बनाना है, वो कैसे बनाएंगे। अब वो ऐसा तो है नहीं कि वहां पर वो 4-4 बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे देंगे या कुछ वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के पूछेंगे, तो उनको बनाना उसी में से है। तो इसलिए उन्होंने ईयर और डेट में खेलना शुरू कर दिया है, फैक्ट्स में खेलना शुरू कर दिया है, और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जहां पर उनको पता है कि ये बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो कॉन्सेप्ट भी उन्होंने पूछना शुरू कर दिया है। हिस्ट्री में तो वो इन डेप्थ हमेशा से पूछते थे, रैंडम फैक्ट पूछते थे, वो ट्रेंड इस बार भी रहा है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए हिस्ट्री की, देखिए हिस्ट्री में 3 सेक्शन है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। मॉडर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम को, मॉडर्न हिस्ट्री ढंग से पढ़ लेना, उसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे इन कंपैरिजन टू एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री। हिंदी में अगर आप बात करो तो सौरभ चौबे हो गए, एस के पांडे हो गए, सौरभ चौबे हो गए, इनकी किताबें आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जैसे मॉडर्न है तो मॉडर्न की आपको बहुत से लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ी होती है, तो आप उसको भी कर सकते हो। तो ये हिंदी की थी, एस के पांडे, सौरभ चौबे, ये सब हिंदी में आती है बेसिकली। स्पेक्ट्रम आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। एक किताब और है, सोर्स बहुत बढ़िया है, परीक्षावाणी का। परीक्षावाणी की आपको एंशिएंट की देखने को मिल जाएगी और मॉडर्न हिस्ट्री की देखने को मिलेगी। उसको लेकर के अगर आप जितना उसमें दिया उसको अगर ढंग से पढ़ते हो,
जो चीज़ें आयोग ने पूछी हुई एग्जाम में वो चीज़ें पिक करके, ये अगर ये पूछा था तो लाओ हमने ये पढ़ लिया, जैन तीर्थंकर पूछे गए थे तो जैन तीर्थंकर पढ़ लिए। इस तरह से अगर आप उसमें से पढ़ ले जाते हो तो आपका काम बन जाएगा। उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छे से कवर्ड हैं और फैक्ट्स स्पेशली कवर्ड हैं, जो आपके रैंडम फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं हिस्ट्री वगैरह में स्पेशली। तो हिस्ट्री में तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये चीज़ें हैं। और घटना चक्र ल्यूसेंट पढ़ना ही पढ़ना है आपको, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो वैल्यू एडिशन की तरह है, या उसको आपको साथ में कॉम्प्लीमेंट करना ही करना है इन सोर्सेज से। तो अपना कोई भी एक सोर्स आप ले लीजिए, चाहे आप एस के पांडे लें, चाहे सौरभ चौबे लें, या फिर आप परीक्षा वाली लें, या फिर आप जो में स्पेक्ट्रम आती है वो लें, लेकिन कोई भी एक सोर्स जरूर ले लीजिए तीनों पार्ट का, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न का। और मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा वेटेज देना है और बाकी पर थोड़ा सा कम कम देना है। जो मेन चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, उनको पहले से पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बहुत विस्तृत है, उसमें बहुत सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री में, इस वजह से उसके जो क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा भी पूछे जाते हैं और उसमें से गलत होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो वो आपको फोकस करके ढंग से परीक्षा वाड़ी में से देख लेना है, ठीक है। दूसरा सोर्स आपका आता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है, एक है महेश बड़वाल का, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आती है। दूसरा ऑप्शन है परीक्षा वाड़ी का, वो केवल हिंदी में आती है। दोनों में से जो आपको बनता पड़े, जो आपको अच्छा लगे कि इसकी लैंग्वेज मुझे अच्छी लग रही है, आप उसमें से कर सकते हो। दोनों ही बहुत बढ़िया सोर्सेस हैं, दोनों में से ही चीजें आपको मिल जाएंगी। खास बात यह है कि ज्योग्राफी के लिए एटलस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मतलब ये मस्ट वाली चीज है कि आपके पास होना ही होना चाहिए। बिना एटलस के वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको समझ में ही नहीं आएगी। जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको भी याद करने में या समझने में प्रॉब्लम होगी, बट वर्ल्ड ज्योग्राफी तो आपके ऊपर से निकल जाएगी अगर आपने एटलस को नहीं देखा है। क्योंकि जितने भी कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं, जो मेन कंट्रीज हैं, जैसे अगर ये आपकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट यूरोप है, या आपका ये जो ओशिनिया कॉन्टिनेंट है जिसमें ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज आती हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं, या जो पूरा जो मेडिटेरियन सी है, जो सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट वाला जो पूरा एरिया है, ये वहां पर अगर आपने एटलस से देख करके नहीं किया हुआ है, चीजों को लोकेट नहीं किया है, कौन सा पहाड़ कहां पर है, कौन सा माउंटेन कहां पर है, कौन सी मिनरल कहां से निकल रही है, कौन सी लेक कहां पर है, कौन सा वाटरफॉल किस कंट्री में है, कौन सी लैंडलॉर्ड कंट्री है, कहां पर कोस्टल एरिया है, कौन किसके साथ बॉर्डर साझा कर रहा है, शेयर कर रहा है, ये सारी चीजें अगर आपने मैप में लोकेट नहीं की, वो भी टाइम रहते मतलब अभी से, तो फिर कहीं ना कहीं जब आज से 3-4 महीने बाद आपका एग्जाम होगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए ज्योग्राफी के जो बेसिक सोर्सेज हैं, वर्णवाल और परीक्षा वाली, इसमें से आप कोई ले सकते हैं, एटलीस्ट एक जरूर पिक कर लें, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में आसानी देगी। हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद बात आती है पॉलिटी की। पॉलिटी में दो ऑप्शन है आपके पास, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। पहला है लक्ष्मीकांत, दूसरा है परीक्षा वाली। लक्ष्मीकांत कंपलसरी नहीं है कि आपको करनी ही करनी है, क्योंकि ये आरओ का एग्जाम है, लेकिन फिर भी आप अगर कर लेते हैं और उसमें से ढंग से चीजों को समझ लेते हैं, इन डेप्थ पढ़ना है। मतलब जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, लोकसभा का स्पीकर है, संसद का सचिवालय है, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, या फिर आपकी जो स्टेट के एडवोकेट जनरल है, इनके बारे में आपको ढंग से पता होना चाहिए कि चीजें किस तरह से काम करती हैं। लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, गवर्नर हो गए, सीएम की पावर हो गई, या जो मेजर आर्टिकल्स हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस है, ढंग से आपको इनके बारे में पता हो। फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गई, इनके बारे में आपको ढंग से पता हो कि भाई क्या क्या चीजें इसमें हैं और क्या क्या चीजें नहीं हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह कैसे होती हैं, क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होता है, अगर आपको अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप कैसे करोगे, क्या उसके बेसिक फीचर्स हैं, प्रेम्बल वगैरह में क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें ढंग से पढ़नी है इसमें। अब वो वाला टाइम चला गया कि आप बस फैक्ट रट के गए और वहां पर वो आ गई तो आपकी किस्मत है, वो भी 2-4-5 आएंगी। ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर जो पॉलिटी का पूरा सेक्शन है वो उसी फैक्ट से आ जाएगा। आपको ढंग से चीजें अगर नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए लक्ष्मीकांत और परीक्षा वाली, इन दोनों में से एक सोर्स अगर आप ढंग से कर लेंगे तो आरओ का जो प्री और मेंस में जीएस का पोर्शन है वो आराम से आपका निकल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के बाद में अगर बात की जाए इकोनॉमी की, इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो फैक्चुअल जितनी चीजें हैं वो तो आपको इधर उधर मिल जाएंगी, उनको आप आराम से रट लोगे, पढ़ लोगे, इतना बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है, या अनएम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, या जो कर्व होते हैं, इन सब की जो चीजें हैं, ये सारी चीजें अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ी हुई हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो फिर जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे वो आपके गलत हो जाएंगे। सोर्स की बात अगर करें, दृष्टि आईएएस की किताब आती है भारतीय अर्थव्यवस्था की, या तो आप उससे कर सकते हैं, या फिर आप परीक्षा माड़ी की भी आती है इकोनॉमी की, उससे आप कर सकते हैं। इनमें आपको सारी चीजें मिल जाती है, मतलब कॉन्सेप्ट भी है, फैक्ट भी है। इंग्लिश वाले क्या करें, इंग्लिश वाले संजीव वर्मा की एक किताब आती है, पतली सी होती है, आपको उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह जितने हैं वो दिख जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई सोर्स वगैरह से ना करना हो तो आप यूट्यूब पर सिंपली सर्च करिए, जो भी टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है उस टॉपिक को आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, और जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए। देखिए जो फैक्ट वगैरह हैं, जो चीजें आपकी किताब में, बुक में नॉर्मली मिल जाती है, उनको यूट्यूब उनका वीडियो नहीं देखा जाता है, वो इतना फायदा नहीं देता है। जो चीज़ आपको समझ में ही नहीं आ रही है, आपको इन्फ्लेशन समझ में ही नहीं आ रहा है, आपको मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी है वो समझ में ही नहीं आ रही, उसका आपने यूट्यूब पर वीडियो देख लिया कि हाँ, अगर किसी ने 2-4-5 मिनट में उस वीडियो में समझा दिया गया हो कि भाई ये होता है, इन्फ्लेशन में इस तरह से चीजें होती है, डिफ्लेशन ये होती है, या स्टैगफ्लेशन ये चीज होती है, हॉट मनी क्या होता है। तो जो बेसिक टर्म है या जो कर्व होते हैं, जैसे फिलिप्स कर्व है या लेफर कर्व है, तो ये सब आपको अगर 2-4 मिनट में, 5 मिनट में आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने यूट्यूब पर सर्च किया, बस वो देखा, नोट किया, नोट्स बनाए, बस आगे बढ़े, बंद करके रख दिया
दिया, पूरे आपको 50 घंटे की वीडियो नहीं देखने की पूरा इकोनॉमी में उन्होंने सारी चीजें बताई, भाई वो चीज तो तुम्हारी किताब में है ना, उसको निकाल के पढ़ लो। तो ये आपको सेंस डेवलप करना पड़ेगा अगर आपको पीसीएस या आरओ का प्रीलिम्स निकालना है। आप बहुत स्मार्ट स्टडी करने का समय आ गया है। तो इकोनॉमी में इतनी चीजें आप कर लेंगे, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया। साइंस के लिए क्या करें? साइंस के लिए 3 पोर्शन है, उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। लूसेंट की किताब आती है साइंस की अलग से, ग्रीन कवर होता था उसका, इस समय कैसा आ रहा है जाके देख लीजिएगा। उसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप में दिया रहता है और बाद में हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस दिए होते हैं, 500-600 के आसपास एमसीक्यू दिए होते हैं हर सब्जेक्ट के। जैसे फिजिक्स है उसके भी होंगे, केमिस्ट्री के भी होंगे, बायोलॉजी के भी होंगे। उसको लेकर के ढंग से पढ़ लीजिए और घटना चक्र से उसको सप्लीमेंट कर लीजिएगा। मतलब आपने लूसेंट पूरा ढंग से पढ़ लिया और उसके बाद में आपने उसको साथ में उसके घटना चक्र से रिवाइज कर लिया, तो इससे आपका पूरा साइंस का पोर्शन तैयार हो जाएगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस। अब इसके बाद में बात आती है इकोनॉमी भी आपका हो गया है। इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट के लिए क्या करें? इन्वायरमेंट के लिए अभी तक आप क्या करते थे कि घटना चक्र पढ़ के जाते थे और उससे काम बन जाता था। अब क्या है, उनको भी पता है कि भैया जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो बर्ड सेंचुरी है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है या जो नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, ये बच्चे पढ़ पढ़ के आ रहे हैं और इसी से कर लेते हैं। जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह है उनसे देखो अभी भी क्वेश्चन आया हुआ था और वो आते रहेंगे 1 2 3 क्वेश्चन। लेकिन जो कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, जो आपसे इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, जो आपसे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पूछे जाएंगे, जो आपसे इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, जो आपसे क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैसेस या फिर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, वो कहीं ना कहीं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप समझ ही नहीं पाओगे। बहुत से लोग अभी ये भी नहीं जानते होंगे कि बीओडी और सीओडी में क्या डिफरेंस है। अगर 4 ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि जो बीओडी है वो किस चीज को डिनोट करती है, इंडिकेट करती है, तो कई लोग अभी 4 ऑप्शन दिए जाए तो उसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपके पास होनी चाहिए। एनवायरमेंट है उसके लिए आपके पास या तो आप परीक्षा वाली से कर सकते हैं, उनकी भी बहुत बढ़िया किताब आती है इन्वायरमेंट की, या फिर दृष्टि आईएएस की आती है इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की, ग्रीन सा कवर होता है, उसमें भी आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सारी है। मतलब उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स मेन जो है वो दिए हैं और फैक्ट आपको हर जगह से मिल जाते हैं। फैक्ट तो आपके अपडेट होते रहते हैं, जैसे जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, टाइगर रिजर्व है, तो ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ है, गूगल पर डालोगे आ जाएगा कि कौन सा नया टाइगर रिजर्व जो ऐड हुआ है, कौन सा नेशनल पार्क ऐड हुआ है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐड हुई हैं, कौन सी जो वेटलैंड्स हैं वो हाल में ऐड हुई हैं। तो वो सब तो बेसिक चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स में भी मिल जाती है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको तैयार कर लो। इन दोनों सोर्सेज में से कोई एक सोर्स आप ले सकते हो। इंग्लिश में अगर आपको चाहिए तो या तो आप शंकर आईएएस ले सकते हो या फिर एक टाटा मैग्रो हिल जो है ना, टीएमएच पब्लिकेशन, उसकी भी बुक आती है, उसमें भी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक मिल जाते हैं। फूड चेन से लेकर के इकोसिस्टम से लेकर के जो एनर्जी फ्लो है, ट्रॉफिक लेवल्स है, सारी बेसिक चीजें आपको मिल जाती हैं। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, एनवायरमेंट हो गया। इसके बाद में बात आती है यूपी स्पेशल की। यूपी स्पेशल के लिए क्या पढ़ें? 2 सोर्स आपके पास ऑप्शन है, आपका जो मानो वो आप ले लीजिए। एक है परीक्षा वाली की आती है यूपी स्पेशल, एक आती है आपकी घटना चक्र की तथ्यसार। 2024 वाला एडिशन आ गया है, 25 वाले का मुझे आइडिया नहीं है, वो आप देख लेना। 24 वाला लेटेस्ट जो था वो चल रहा था। कुछ चीजें ऐसी हैं जो परीक्षा वाली में नहीं दी हैं और घटना चक्र में दी हैं और बहुत बढ़िया से दी गई हैं और वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं टू द पॉइंट अगर कंटेंट की बात करें तो घटना चक्र का थोड़ा ज्यादा है परीक्षा वाली की कंपैरिजन में। तो अगर आपको लेनी है तो आप तथ्यसार ले लेंगे तो आपका ज्यादा फायदा रहेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप परीक्षा वाली से पढ़ लीजिए। जो 1-2 टॉपिक आपको परीक्षा वाली में ना मिले वो आप तथ्यसार से कर लीजिएगा या ऑनलाइन कर लीजिएगा या कहीं से भी कर लीजिएगा, उसके लिए नया सोर्स मत लीजिए। तो आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया होगा। यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यूपी से 2024 के प्रीलिम्स में यूपी स्पेशल को लेकर के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आरओ के प्रीलिम्स में नहीं आएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आरओ में यूपी स्पेशल के एक बहुत अच्छा वेटेज रहता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन तक कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए यूपी स्पेशल को आपको हल्के में नहीं लेना है। इसके बाद बात आती है सेंसस एंड अर्बनाइजेशन की। सेंसस से आपने देखा है कि आरओ में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते रहे, हमेशा ही 4-5-6 क्वेश्चन आते रहे। जबकि यूपी पीसीएस का जो भी 2024 वाला एग्जाम हुआ है 22 दिसंबर को, उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। एक वो माल्थस का जनसंख्या वाला था और एक जो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रोनोलॉजी सेट करनी थी वो वाला था। लेकिन आरओ में आते हैं तो आरओ में तैयार करने के लिए कैसे पढ़ेंगे आप? परीक्षा वाणी की पतली सी किताब आती है सेंसस की, उसको लेकर के ढंग से पढ़ लो और एग्जाम के 20 दिन पहले मत पढ़ना। अभी से अगर आपने पढ़ के रखा है तो धीरे धीरे एग्जाम तक कम से कम 10 बार 5 बार आप उसको रिवाइज करोगे तो वो जो फैक्ट है ना वो आपके दिमाग में एकदम ऐसे बैठ जाएंगे। आपको एग्जाम के 10 दिन पहले अगर आप उठा करके रिवाइज करोगे तो ये नहीं होगा कि अरे इतने सारा कंफ्यूजन हो रहा है। आपके दिमाग में एग्जाम के पहले कंफ्यूजन क्यों होता है इतना, आपको कभी आपने सोचने की कोशिश की? क्योंकि एग्जाम के पहले आप इतना ज्यादा फैक्ट लोड कर देते हो, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दिमाग के ऊपर डाल देते हो कि वो प्रोसेस नहीं कर पाता है। अगर आप अभी से सेंसस और अर्बनाइजेशन के फैक्ट्स या जो कॉन्सेप्ट हैं, जो थ्योरी दी गई है पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, उनको अगर आप समझ के चलोगे, पढ़ के चलोगे तो वो धीरे धीरे आपके इतनी बार आंखों के सामने से वो फैक्ट गुजरेंगे, वो डिजिट गुजरेंगी कि एग्जाम के पहले आपके दिमाग में आपको तुरंत आप ऑप्शन देखो कि चमक जाएगा कि अरे यही आंसर है। आपको भले एग्जैक्ट याद ना हो कि यार 19.78 था या नहीं था, लेकिन वो जैसे आपके सामने आ जाएगा तो वो आप एकदम मार दोगे कि यार यही सही लग रहा है, यही मुझे पढ़ा लग रहा है, तो वो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा और अल्टीमेटली एम तो वही है। इसके बाद जो लास्ट एक सब्जेक्ट है वो आपका है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आरओ के लिए। देखो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर 22 दिसंबर को हुआ, उसमें एग्रीकल्चर के कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं थे अलग से। बट जब आरओ का पेपर आप दोगे तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है 6 क्वेश्चन हो, और उससे कहीं ना कहीं पेपर रैंडम हो जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर की तो कोई पढ़ाई करता नहीं है। कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हैं, फैक्ट भी पूछ सकते हैं। तैयार कैसे करें? पहली चीज तो ये है कि जो पीवाईक्यू में आज तक एग्रीकल्चर की चीजें आई हुई हैं, जो चीजें पूछी गई हैं, जैसे अगर कोई आपसे न्यूट्रिशन की चीज पूछ रहे हैं, प्लांट न्यूट्रिशन की पूछ रहे हैं, प्लांट हार्मोन के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो सब तो बेसिक चीजें पीवाईक्यू में आपने पढ़ी होती हैं, उसको रिवाइज कर लीजिए। सोर्स में
परीक्षा वाली की ये किताब आती है कृषि एवं प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी करके। आप वहां जाएंगे बोलेंगे मिल जाएगी। मोटी सी किताब है, काफी बल्कि है, बेसिकली 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। अभी तक अवॉइड किया जाता था कि भाई 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, पीवाईक्यू से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो 2-3 क्वेश्चन के लिए पूरी मोटी किताब को पढ़ने का क्या लॉजिक है। अब ऐसा नहीं है। अब हो सकता है कि 7-8 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आ जाएं और एक भी क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू से ना फंसे, सारे नए क्वेश्चंस बन जाएं। तो इसके लिए उस किताब को अब आपको ले लेना चाहिए और उसमें से जो भी मेन टॉपिक्स हैं, जो चीजें पीवाईक्यू में एग्रीकल्चर से पूछी गई हैं, उनके आसपास की चीजें उस बुक से पढ़ लीजिए। जैसे क्रॉप रोटेशन वगैरह है तो बहुत से लोग गलत कर देते हैं, जिसको मालूम है ठीक है, जिसको नहीं मालूम है तो वो पढ़ ले। कल्टीवेशन वगैरह, झूम कल्टीवेशन वगैरह है तो उसको पढ़ लो कि हाँ ठीक है, डिफरेंट स्टेट में ये नाम होता है, ये चीजें होती हैं, कुमारी कहाँ का है पता होना चाहिए आपको। तो इस तरह से उसमें आपको मिलेगा और बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया गया है उस किताब में, कृषि एवं प्रौद्योगिकी वाली में। तो उसमें से आप एग्रीकल्चर का पोर्शन तैयार कर लो। अगर 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं 3 से 4 क्वेश्चन हर हालत में आप करके आओगे। नहीं पढ़ोगे किताब से तो आपको फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी कि कहां से क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। एक लास्ट जो आपका बचा है वो है रीजनिंग। रीजनिंग के 12 से 14 क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आए थे, मतलब जब पेपर लीक हुआ था उसमें भी आए थे, और ये आपको इसी के आसपास देखने को मिल सकते हैं 10 से 14 क्वेश्चंस के बीच में। उसमें जो टॉपिक पूछे गए थे उसका सबसे सिंपल फंडा ये है, यूपी पीसीएस का जो सीसेट का पेपर होता है वो 10 साल का उठा लेना। 2024 का जो पेपर हुआ है इससे लेकर के बैक ईयर से 2014, 15 या 16 तक का लगा लेना। 10-12 साल के अगर आप पेपर लगाओगे सीसेट के, उसमें जो टॉपिक्स पूछे गए हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया है, डायरेक्शन डिस्टेंस पूछा गया है, ब्लड रिलेशन पूछा गया है, या ऑर्डर एंड रैंकिंग पूछा गया है, नंबर सीरीज पूछा गया है, काउंट द ट्रायंगल पूछा गया है, मान लो डाइस पूछा गया है, मान लो क्लॉक से पूछा गया है या कैलेंडर से पूछा गया है कि 2002 में इस दिन ये दिन था तो अब 2025 में 26 में इस महीने में ये दिन कौन सा होगा। तो जो इस तरीके की क्वेश्चंस है ना, जो इस तरीके की चीजें हैं, उनको आपने अगर सीसेट यूपी पीसीएस वाले सेक्शन से प्रैक्टिस कर रखा है, वो टॉपिक आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं, उसके बाहर से नहीं आता है। अगर 14 क्वेश्चन एग्जाम में रीजनिंग के आएंगे, आप 12 क्वेश्चन आराम से बना ले जाओगे अगर आपने सीसेट के 10 साल के पेपर सॉल्व कर रखे हैं। सिर्फ एक इतना सा कर लोगे ना, तो इवन कई बार तो ये होता है ना, और ये ट्राई एंड टेस्टेड चीज है, एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूं। जो यूपी पीसीएस के सीसेट के पेपर आते हैं, आप 2017 का पेपर उठाओ, 2018 का उठाओ, 19 का उठाओ, 20 का उठाओ, एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आरो यारो में। बस उसमें डिफरेंस इतना होगा कि जहां पर मुकेश लिखा था वहां पर सुरेश लिखा होगा, जहां पे रमा लिखा था वहां पर कुछ और लिखा होगा, प्रिया लिखा होगा, नेहा लिखा होगा, कुछ इस टाइप का। बस नाम बदल देंगे, डिजिट बदल देंगे, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो और उसमें सेम फॉर्मुला लगा होता है, सेम उसका आंसर भी मतलब उसी तरीके से निकल के आता है। तो अगर आप रीजनिंग के लिए इतना कर लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके जो 10 से 14 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आप आराम से 90% क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बस बुक लिस्ट थी। अब हो सकता है कि आपके पास हर सब्जेक्ट की कोई और डिफरेंट बुक हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीजें, जो टॉपिक्स, जो थीम इंपॉर्टेंट है आयोग के हिसाब से, जो उसने पीवाईक्यू में दे रखी है, वो आपको पढ़नी है। वो आपके सोर्स में अगर मिल जाए, मान लीजिए आपने कोई पेड मटेरियल पहले से ले रखा है, आपके पास मोटी मोटी पीडीएफ है, उसमें मान लीजिए चीजें हैं, या कोई और बुक आपके पास है उसमें है, अगर वो टॉपिक उसमें ढंग से दिया गया है तो आप वहां से पढ़ लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही बुक लिस्ट करनी है। ये जो बुक लिस्ट मैंने आपको बताई है, ये ऐसे सोर्सेस हैं कि इसमें आपको फैक्ट भी देखने को मिलते हैं और कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलते हैं। जनरली क्या होता है कि कुछ कुछ सोर्सेस में या तो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया दिए रहते हैं या फैक्ट बहुत बढ़िया दिए रहते हैं। अब आपको बिकॉज दोनों चीजों पर कमांड करना है, तो ये सोर्सेस आपके पास अगर होंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो मैंने सारी बुक लिस्ट वगैरह बता दी है इसी वीडियो के कमेंट में। जो भी आपको डाउट हो सोर्सेस के रिगार्डिंग किसी भी सब्जेक्ट का, आप यहां पर मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। अभी से ये सारी चीजें सॉर्ट कर लोगे, यहां से क्लियर कर लोगे, तो आगे जब आपका 3-4 महीने बाद जब एग्जाम होगा आरो प्रीलिम्स का, तो कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप अभी से पढ़ते हुए चल रहे होगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखो, मेरा चैनल टेलीग्राम पर आप सर्च कर लो, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, वहां पर आप सर्च करोगे, मेरी फोटो लगी होगी, मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें डेली आरो के टारगेट्स आ रहे हैं और ये एग्जाम तक आते रहेंगे, प्रीलिम्स तक। उसमें मैं जो टॉपिक्स दे रहा हूं उसकी मैं पीडीएफ भी टाइम टू टाइम दे देता हूं और पूरा बताता भी रहता हूं। उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनको ढंग से रिवाइज करो, पढ़ो। और ये जो किताबें वगैरह है ना, जो आप ये ले लोगे या आपके पास हैं, इनमें से वो टॉपिक ढंग से पढ़ना, ठीक है। घटना चक्र रिलेशन तो करनी ही करनी है, वो तो मतलब आपने खुद 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पहली बार पढ़ रहे हो, तो वो तो आप करोगे ही करोगे साथ में। लेकिन ये जो मेन सोर्सेज हैं, इनसे आपको वो टॉपिक्स ढंग से तैयार करने हैं। मान लो मैंने अगर 10 टॉपिक दिए, या मैंने जो 100% आपको टारगेट्स दिए हैं, उसमें से अगर आप 60 to 70% भी पूरा कर लेते हो ना, बहुत आगे रहोगे और आराम से एग्जाम जब आपका प्रीलिम्स का होगा ना 3-4 महीने बाद, तो आप निकालने की स्थिति में रहोगे, आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी होगी। इस तरह से उन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, सिस्टमेटिकली दिया गया है वहां पर, और ये टाइम टू टाइम चलता रहेगा। तो वो ज्वाइन कर लोगे तो तुमको चीजें पता रहेंगी। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचा तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी टाइप के और वैल्यूएबल चीजें, इंफॉर्मेशन आरो के एग्जाम के रिगार्डिंग और यूपी पीसीएस 2025 के रिगार्डिंग मैं आपको देता रहूंगा, बताता रहूंगा, और एक एक चीज डिकोड करके बताऊंगा। ये जो फियर आया है ना 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस का पेपर देने के बाद में, तो किस तरह से हर सब्जेक्ट से किस तरह से चीजें आ रही थी, उनको पूरा डिकोड करने वाला हूं मैं। मतलब अपनी तरफ से, मेरी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती है, जान हो सकती है, वो मैं यहां पर डालने वाला हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो आएगा आपको कुछ पता नहीं लगेगा, हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन आए ना आए, तो फिर आप वो मिस कर दोगे चीज। सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको जैसे ही आएगा पता रहेगा। नहीं देखना हो मत देखना, इग्नोर कर देना, लेकिन कम से कम पता रहेगा तुम्हें कि हाँ ये चीज आई है। जब फ्री हो तब देख सकते हो, लेकिन अगर पता ही नहीं लगेगा तो फिर कोई वो चीज रह नहीं जाएगी। फिर बाद में एग्जाम के 1 महीने पहले काफी लोग पूछते हैं कि अब इसको कैसे करें, उसको कैसे करें, तो फिर समझ में नहीं आता है। सिस्टमैटिकली चलोगे, चीजों को फॉलो करते रहोगे,
रिजल्ट तुम्हें दिखेगा। दिस इज समथिंग जो तुम्हें 2 हफ्ते के अंदर रिजल्ट देगी। तुम्हें दिखेगा कि हाँ यार, ये सोर्सेज से मैं अगर ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, ये टॉपिक को अगर मैं पहले पढ़ रही हूँ तो मुझे इस चीज़ का रिजल्ट दिख रहा है, मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ रही है, इस पॉइंट को मैं समझ पा रही हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैं समझ पा रही हूँ, यहाँ से ये फैक्ट किस तरह से इसमें पूछा है, कितना काम का है, कितना इन डेप्थ पढ़ना है, वो चीज़ आप फिगर आउट कर पाओगे। और अगर आप समझोगे नहीं उस चीज़ को पढ़ोगे ही नहीं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके हाथ से निकलती चली जाएंगी। और अब जो ROR का एग्जाम है, इसके लिए आपको